आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय का पाठ 10 विद्युत धारा से संबंधित एक टॉपिक दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर के बारे में, जिसकी बनावट, चित्र संरचना और क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर की बनावट, संरचना कैसी होती है, कितने मुख्य भाग होते हैं, उनकी सचित्र संरचना समझी थी और क्रियाविधि यानी किस प्रकार वो कार्य करता है। आज हम करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में बात। तो देखिए, धारा जनित्र किसे कहते हैं? धारा जनित्र मैन होता है जो धारा को उत्पन्न करने का काम करता है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा से या यांत्रिक ऊर्जा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जिसे हम कहते हैं जनित्र या धारा जनित्र, यानी कि विद्युत धारा को चेंज करने वाला। दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है डीसी यानी कि दिष्ट धारा जनित्र। इनमें अंतर मुख्यतः एक अंतर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेम होता ही है, अन्य अंतर जो होंगे वो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। मुख्य अंतर ये होता है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है ना, यानी कि इसके अंदर की विद्युत धारा और एसी अल्टरनेटिंग जो करंट है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है उसमें, और विदिष्ट धारा, इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि दिष्ट धारा समय के अनुसार दिशा नहीं बदलती है, अर्थात नियत रहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय के अनुसार दिशा बदलती रहती है। जैसे कि इन दोनों की बनावट, यानी कि पहले वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देखें। इन दोनों जनरेटर के बारे में, दिष्ट धारा जनित्र और एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दोनों की संरचना या बनावट जो है ना वो लगभग एक जैसी है। अंतर केवल इतना है कि देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में क्या था, यहाँ ब्रुश तो उसमें भी थी और साथ में क्या था, एक वलय जो थी ना, वलय के अलावा, या हम जिसे कह सकते हैं कि जो सर्पी वलय थी, उसकी जगह पर यहाँ पर दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। दिक् परिवर्तक यानी दिशा बदलने वाला। और दिक् परिवर्तक के लिए धातु की एक वलय लेते हैं जिसके दो बराबर भाग करते हैं, C1 और C2। ये है दिक् परिवर्तक। देखिए, नोट कीजिए, B1 B2 जो ब्रुश है और उसके बीच में है, ये दिक् परिवर्तक है जो दिशा बदलने का काम करता है, जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। ये अंतर होता है सिर्फ। तो एसी में यहाँ सर्पी वलय हुआ करती थी, जबकि दिष्ट धारा जनरेटर डीसी जनरेटर में यहाँ पर सर्पी वलय की जगह कम्यूटेटर होता है। तो इतना अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र होता क्या है। तो वही बात जैसे मैंने अभी कही थी, दिष्ट धारा जनित्र भी वही युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है या बदलती है। ये तो हो गया कि ये होता क्या है। अब चलिए बात करते हैं इसकी बनावट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो चुंबकीय छड़ होते हैं, दो चुंबकीय शक्तिशाली चुंबक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ साउथ, और इनके बीच में एक आर्मेचर यानी कि कुंडली रहती है, लोहे की कुंडली या नरम लोहे की कुंडली, जिस पर तार लपेटे जाते हैं। ABCD इस प्रकार से ये क्रम है। और उसके बाद क्या होता है नीचे, उसके बाद धारा की जो दिशा है वो इस प्रकार से होगी, यानी कि DCBA इस तरह से चलेगी। और B1 B2 ब्रुश है, ब्रुश का एक किनारा जो है वो परिपथ से जुड़ा है, जबकि दूसरा किनारा देखिए ये कम्यूटेटर से जुड़ा है। C1 ये है और C2 ये है, यानी पहला कम्यूटेटर और दूसरा कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक जो होता है वो कम्यूटेटर कहलाता है, जो कार्बन की या किसी अन्य धातु की, कार्बन के अलावा कोई अन्य धातु की कोई छड़ या काम में लेते हैं। धातु से बनी हुई वलय होती है, वलय यानी गोलाकार भाग होता है, दो C1 C2 कम्यूटेटर जिसे कहते हैं। तो B1 ब्रुश का एक सिरा तो जुड़ा रहता है परिपथ से,
जबकि दूसरा सिरा जुड़ता है C1 कम्यूटेटर से, जबकि दूसरी ब्रश का एक सिरा कम्यूटेटर C2 से और दूसरा सिरा परिपथ से जुड़ा रहता है। जहाँ पर ये लोड यानी कि विद्युत धारा जो होती है वो चलती रहती है, उसका प्रभाव रहता है। ये B2 है यानी कि ब्रश, और ये है B1 यानी ये भी ब्रश, और C1 C2 यानी कि कम्यूटेटर। ये S और N ये क्षेत्र चुंबक यानी चुंबक के कारण या शक्तिशाली चुंबक के कारण उत्पन्न होने वाला क्षेत्र, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र, जिसके अंदर आर्मेचर यानी कुंडली है। ये चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक, जिसके कारण से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये है पूरी इस बनावट में मुख्यतः फिर से आपको बता देते हैं। दो शक्तिशाली चुंबक हैं, उनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आर्मेचर रखा है। आर्मेचर का मतलब नरम लोहे की कुंडली होती है, जिस पर असंख्य रूप से अनगिनत तार लपेटे जाते हैं, और इसका एक सिरा जो होता है वो कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है कुंडली का, और ब्रश जो होती है ना साथ में, कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक, और उसमें क्या था, AC में दिक् परिवर्तक की जगह सर्पिवल है। इतना अंतर है, और बाकी सब सेम है। B1 B2 नाम की दो ब्रशें होती है जो दिक् परिवर्तक से जुड़ी रहती हैं, एक सिरा, और दूसरा सिरा इनका परिपथ से जुड़ा रहता है। तो ये है इसकी संरचना। तो कोई अलग नहीं है, कोई विशेष अलग नहीं रहती। चल बात करते हैं मेन कार्यविधि यानी कि कार्य प्रणाली पर, कि किस प्रकार से ये DC जो है वो कार्य करता है। ये आप चित्र की सहायता से अपने आप देख के लिख सकते हैं। कार्य प्रणाली में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से बनने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण से विद्युत धारा चलती है या बहती है। यह है पहला पॉइंट आपका कार्य प्रणाली का। जब आर्मेचर को या कुंडली से कहते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब कुंडली से बने चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत धारा बहती है। ओके। उसके बाद क्या होता है कि B1 व B2 की स्थितियां यानी दोनों ब्रश की स्थितियां इस प्रकार समायोजित यानी जोड़ी जाती है कि कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है, यानी कि ब्रश की सहायता से या उनको ऐसे जोड़ा जाता है जिसके कारण से कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है, यानी कि बदलती रहती है। ठीक उसी समय इन ब्रशों का संबंध क्यूटेटर के एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा समय के साथ नियत बनी रहती है, यानी कि फिक्स रहती है। बाह्य परिपथ में धारा की दिशा समय के साथ नियत यानी कि अपरिवर्तित, कभी नहीं बदलने वाली नॉन चेंजेबल या अनचेंजेबल रहती है, फिक्स रहती है। माना प्रथम आधे चक्र में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली C1 से जुड़ा हुआ धनात्मक, जैसे
आधे के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने से पहले आधा चक्कर जो पूरा होगा इस कुंडली का घूमने के लिए, यानी ये दिशा जो है वो इधर से इधर चली जाएगी। तो उसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका विद्युत परिपथ से कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ C1 धनात्मक और कम्यूटेटर 2 से जुड़ा हुआ जो होता है वो ऋणात्मक होता है, सिरा या किनारा। इस स्थिति में ब्रुश B1 धनात्मक और B2 ऋणात्मक होते हैं। अगले आधे चक्कर में ये चेंज हो जाता है। इनकी यानी किसकी, कुंडली की दिशा बदलने से B1 माइनस का तथा B2 प्लस का हो जाता है। और इसी तरह से कुंडली के घूमने के कारण C1 क्यों हो जाता है, क्योंकि कुंडली के घूमने के कारण से ये जो AB है ये दिशा उस तरफ चली जाती है और DC है वो इस तरफ आ जाती है, जिसके कारण से ये B वाला सिरा इधर चला जाता है और B2 वाला इधर आ जाता है। इसी तरह C2 इधर आ जाता है और C1 उधर चला जाता है। ये घूमने के कारण ऐसा होता है। अतः B1 सदैव धनात्मक, और उसके बाद में वापस पुनः एक चक्कर होगा जिसके कारण से B1, लेकिन कुंडली घूमने के कारण C1 घूमकर C2 के स्थान पर और C2 घूमकर C1 के स्थान पर आ जाता है। अतः B1 सदा धनात्मक और B2 हमेशा ऋणात्मक ही रहता है। परंतु क्योंकि आधा चक्कर हो जाता है, आधा चक्कर बदलने के बाद फिर आधा चक्कर बदलता है, यानी एक चक्कर पूरा हो जाने के बाद में वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये धारा बहती है। किस दिशा की ओर बहेगी, इस प्रकार विद्युत धारा बाह्य परिपथ में B1 से B2 की ओर बहती है। इस प्रकार ये कार्य करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।